ललितपुर के एक नेताजी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ तरेलुआ है। विधायक जी जाने और सांसद जी जाने, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? उनका आशा ये है कि या तो हमें विधायक बना दो या हमें सांसद बना दो, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। गोस्वामी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 56 से 57 आवेदन किए थे, लेकिन उन लोगों की भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है और वो मतलब एक सबसे बड़ी पार्टी के जिलाध्यक्ष बनने की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे कि हम तो सबसे बड़े समाज सेवी हैं। उन्हें समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें रूलिंग पार्टी का जिलाध्यक्ष बनना है ताकि उनके अपने सारे कार्य होते रहें। सिसकती रही पर किसी ने ना सुना, जिंदगी की कीमत यहाँ पैसों से तौली गई। गर्भ में धड़कता एक मासूम का सपना, बेदर्द सिस्टम ने उसे भी रौंद दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका देवेंद्र कौशिक। आज बात कर रहे हैं ललितपुर मेडिकल कॉलेज में एक महिला जिसकी डिलीवरी होने वाली थी, एक बच्चा जो गर्भ में सपना देख रहा था वो इस दुनिया में आने वाला था, इनको रौंद दिया। तो सरकारी सिस्टम ने उस सरकारी अस्पताल में 6,000 रुपये रिश्वत मांगी गई। जब रिश्वत नहीं मिली तो वो मासूम का सपना ही रह गया और गर्भवती महिला की दुखद मृत्यु हो गई। उसका एक 7 साल का बच्चा भी है जो आज न्याय की उम्मीद में आस लगाए हुए है ललितपुर जनपद के अधिकारियों से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, इस देश के प्रधानमंत्री से। तो इन सभी विषयों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रमोद गोस्वामी जी, जो कि ललितपुर में वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ दूसरे साथी मौजूद हैं बलराम पचौरी जी, आपके पास भी पत्रकारिता क्षेत्र का बहुत अच्छा अनुभव है। इनके साथ विश्लेषण भी करेंगे कि घटना हुई कैसे। तो सबसे पहले स्वागत है गोस्वामी जी आपका। गोस्वामी जी, एक महिला की मृत्यु हो गई, सरकारी सिस्टम ने उसको रौंद दिया, एक मासूम पेट में ही मर गया, क्या कहें? ये सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है और अस्पताल में दलालों का जाल फैला हुआ है। वहाँ के डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ है ये सब मिलकर एक मनोवैज्ञानिक तरीके से मरीज और उसके परिजनों को तंग करते हैं, उनसे पैसे निकालने के लिए उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। मरीज को तड़पने दिया जाता है, उसको इलाज नहीं दिया जाता। तब तक या तो वो मरीज के परिजन उनको रिश्वत के रूप में धन ना दे दें या फिर मरीज मरणासन हो जाएगा तो उसको केवल रेफर करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये घटनाएं रोज़ ब रोज़ होती हैं और दिन में कई बार होती हैं, दर्जनों केस होते हैं। पचौरी जी, अस्पतालों में कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन बताया गया कि जिस समय ये घटना घटी उस समय मेडिकल कॉलेज के कैमरे बंद थे। तो ये कैमरे बंद किए जाते हैं या क्या इनमें ऐसी खराबी है? लोग अपने भी घर में कैमरे लगाते हैं, उनमें एक एक पल की रिकॉर्डिंग करते हैं लोग बात। तो क्या सरकारी सिस्टम है, इतना सारा पैसा आता है, तो फिर इनके बंद क्यों हो जाते हैं? इसका क्या कारण है? नमस्कार जी, ये जो है भाई उसमें गतिविधियाँ नोट होती हैं, तो अपनी जो है अनियमितताओं को दबाने के लिए जी ये जो है बंद किए जाते हैं। एक मासूम जो अभी 7 साल का बच्चा है वो न्याय की गुहार लगा रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी पचौरी जी कि अभी तो उसने अपनी ज़िंदगी शुरू ही नहीं की ढंग से। उसने सुना क्या, उसके कानों में कौन सी गूंज गई जब छात्र नेता वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे और सब बात सामने निकल के आई कि 6,000 रुपये के लिए उसकी माँ का इलाज नहीं होगा। अस्पताल में जो भ्रष्टाचार, अनियमितताएं जो हो रही हैं, तो ये इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या ये ठंडी बस्ती में डाल दिया जाएगा? गोस्वामी जी, एक बात और निकल के आई है कि छात्रों ने वहाँ पे आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, लेकिन कम से कम प्रदर्शन रात में 4-5 घंटे चलता रहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचे। इसका क्या कारण है? वो एक्चुअली में वहाँ जाकर अपनी जिम्मेवारी को वहन नहीं करना चाहते हैं। वो लीपापोती में उसमें उलझे हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनका स्टाफ बच जाए और वो जिम्मेवारी किसी दूसरे को ऊपर टाल के अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से एक चीज़ और देखी गई है कि जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं जो ललितपुर जनपद में, उनकी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई कि उसके परिजनों के लिए कुछ विशेष घोषणा हुई हो कि ऐसा किया जाएगा या दोषियों पे कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो ये लोग क्यों भागते नजर आ रहे हैं इन चीज़ों से? दुर्भाग्य की बात है कि ललितपुर में जनप्रतिनिधि
निष्प्राण जैसे पड़े हुए हैं। वो केवल सत्ता सुख भोगने तक ही सीमित हैं, ना तो किसी घटना पर आए। इस इतनी बड़ी घटना होने पर उनमें से किसी को इतना टाइम नहीं मिला कि वो पीड़ित या उसके परिजनों के पास आकर अपने संवेदना ही व्यक्त कर जाते या उसके लिए कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अपना कोई प्रयास करते। लेकिन दुर्भाग्य है इस ललितपुर का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ललितपुर के एक नेताजी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ तरेलुआ है। विधायक जी जाने और सांसद जी जाने, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? उनका आशा ये है कि या तो हमें विधायक बना दो या हमें सांसद बना दो, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। और ये उनका अपना लालच है, मन की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मन की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और पब्लिक को ये कह रहे हैं कि हमें अगली बार बना दो तो हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से गोस्वामी जी अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 56 से 57 आवेदन किए थे, लेकिन उन लोगों की भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है और वो मतलब एक सबसे बड़ी पार्टी के जिलाध्यक्ष बनने की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे कि हम तो सबसे बड़े समाज सेवी हैं। उन्हें समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें रूलिंग पार्टी का जिलाध्यक्ष बनना है ताकि उनके अपने सारे कार्य होते रहें, उनकी अपनी रोजी रोटी चलती रहे। बस यही कहना चाहूँगा। तो ये जिस तरीके से कल विपक्ष ने कल पुतला दहन भी किया है, लोहिया बानी की तरफ से समाजवादी पार्टी भी खुलकर सामने आई है, उन्होंने भी राष्ट्रपति के नाम पे, राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन भी दिया है। तो क्या देखते हैं कि विपक्ष की जो भूमिका है, अब विपक्ष सही दिशा में जा रहा है क्या ललितपुर में? विपक्ष जो है सही दिशा में जा रहा है। तो ये थे हमारे जनपद के ललितपुर के ही पत्रकार साथी प्रमोद गोस्वामी जी, बलराम पचौरी जी। निश्चित रूप से सभी के मन में बहुत सारा दुख है, उस दुखी परिवार के साथ में सबकी संवेदनाएं भी हैं, साथ में ये आशा भी है कि अब उस परिवार को कम से कम न्याय मिल जाए और ललितपुर जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाए, जिससे आगे ऐसी घटनाएं ना हो। जुड़े रहिए बुंदेली दस्तक पर देवेंद्र कौशिक के साथ।